ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस। और देखिए, जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना, तो सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। यूपी में यूपी पीसीएस, बिहार में बीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, एमपी में एमपीपीएससी होता है। हर राज्य में आपको देखने को मिलता है। तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा, ये आपको एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है। वास्तविकता पर पर्दा डालने का प्रयास। ये आप देखते हैं कि आजकल मंदिर मस्जिद की बातें खूब हो रही हैं, और एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है ना, उस पर भी खूब बातें की जा रही हैं। उसे चुनौती भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और जो आप देखते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, 1991 वाला इसलिए लाया गया था क्योंकि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की जो विवादित भूमि थी, राम जन्मभूमि की बात कर रहा हूं, उसने दो समुदाय यानी हिंदू मुस्लिमों के बीच एक लंबी खाई पैदा कर दी थी हमारे देश में। उस वजह से दंगे भी हुए, लोगों की मौत भी हुई है। तो इस तरह का आगे कोई विवाद ना उठे, विवाद खड़ा ना हो, आगे इस तरह की शांति ना फैले, इसलिए एक कानून लाया गया था उस समय की सरकार के द्वारा। एक डेट तय कर दी गई थी 15 अगस्त 1947। इसमें कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है वो सबको भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारत के मन में मंदिरों के प्रति प्राचीन काल से ही श्रद्धा भाव है, लेकिन ऐसे सैकड़ों मंदिर मध्यकाल में ध्वस्त किए गए। ध्वस्त मंदिरों की सामग्री से मस्जिदें बनाई गई। ऐसे ध्वस्त मंदिर भारत के मन में घाव की तरह रिश्ते हैं। मूलभूत प्रश्न है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों पर मस्जिदें बनाई, क्या उनके सामने जगह का अभाव था? यह एक तथ्य तथ्य है कि भारत में अनेक मस्जिदें मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई हैं। राम मंदिर के लिए छिड़ा अयोध्या आंदोलन यूरोप के पुनर्जागरण जैसा था। और आप देखते हैं कि इस दौरान कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने देश के सभी उपासना स्थलों के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पारित किया। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि अयोध्या को छोड़कर देश के सारे उपासना स्थल 1947 की यथास्थिति में रहेंगे। ये आर्टिकल जो लिखा जाता है ना, इनके लेखक के अपने विचार रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। हिंदुओं से तत्कालीन सरकार की अपेक्षा थी कि वे मंदिर तोड़कर बनाए गए उपासना स्थलों को देखकर भी शांत रहे, मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद को भी स्वीकार करें और मंदिर ध्वस्त के राष्ट्रीय अपमान को भी भूल जाएं। वे ढाए गए उपासना स्थल देखकर भी चुप रहे, राष्ट्रीय स्वाभिमान त्याग दें और मौलिक अधिकारों को भी अतिक्रमित करने वाला उपासना स्थल कानून स्वीकार कर ले। अधिनियम का भाव है कि हिंदू ध्वस्त मंदिरों और अत्याचारों को भूल जाएं, मंदिर और उपासना का इतिहास 1947 से शुरू करें। अधिनियम की संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। संवैधानिकता। हिंदू उपासना स्थलों को ध्वस्त करने और उन्हीं स्थानों पर इस्लामी उपासना स्थल बनाने का लक्ष्य दरअसल बहुसंख्यकों को नीचा दिखाना था। तैमूर का कहना था कि हमलों का मकसद हिंदुस्तान को झूठी आस्था और बहुदेववाद से मुक्त कराना और इसके लिए मंदिरों को नष्ट करना जरूरी है। ऐसा कृत्य किसी एक जगह नहीं हुआ है। अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ राष्ट्रीय चर्चा में रहते हैं, लेकिन ऐसे अपमानजनक कृत्य सैकड़ों मंदिर में हुए हैं। हिंदू अस्मिता एवं आस्था को नष्ट करने के कारण बहुत गंभीर हैं। वे हिंदुओं को देववादी कहते थे। वे बहुदेववाद और मूर्ति पूजा समाप्त करने के लिए मंदिर ध्वस्तीकरण करते हैं। दिल्ली में कई हिंदू उपासना स्थलों को तोड़कर बनी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के नाम में ही इस्लाम की ताकत का उल्लेख है। ऐसी सारी घटनाएं हिंदू मन में अपमान का भाव पैदा करती है। मंदिर ध्वंस के अत्याचारों को हिंदू भूल नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल दंगे की जांच कर रही वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को वर्षों पुराना बंद पड़ा प्राचीन मंदिर मिला है। ऐसी घटनाएं हिंदू मन को आहत करती हैं और देश का राष्ट्रीय अस्मिता को अपमानित करने वाले चिन्हित होने चाहिए। बेशक मंदिर ध्वस्त करने वाले लोग और शासक अब जीवित नहीं रहे और हम उन्हें उनके कृत्यों के लिए दंडित नहीं कर सकते, मगर आखिर इसका क्या उचित है कि हिंदू अपनी मांग के लिए उचित संस्थाओं को प्रार्थना पत्र भी नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रीय मान के कारणों और गुनहगारों को जानना हर नागरिक का अधिकार है। यह अधिनियम 1947 से पूर्व उपासना स्थलों की जानकारी वर्जित करता है, जबकि इतिहास जानना हमारा अधिकार है। इतिहास बोध से राष्ट्र शक्तिशाली रहते हैं, जीवंत राष्ट्र इतिहास से सीखते हैं। मगर यह अधिनियम 1947 से पूर्व सांस्कृतिक राष्ट्रभाव की चर्चा सीमित करता है। यह इतिहास के प्रवाह की उपेक्षा है।
अधिनियम पारण की हमारी संवैधानिक व्याख्या व्यवस्था के अनुसार विधेयक सदन में रखने के साथ उसके उद्देश्यों का विवरण भी दिया जाता है। और सरकार विधेयक क्यों लाई है, उपासना स्थल अधिनियम के संदर्भ में भी सरकार की ओर से उद्देश्य और कारण बताए गए। कहा गया है कि पूजा स्थलों के परिवर्तन के संबंध में अक्सर उत्पन्न होने वाले विवादों को देखते हुए यह अनुभव किया गया है कि ऐसी परिवर्तनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अधिनियम में किसी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने की बात महत्वपूर्ण है। अपना धार्मिक चित्र बनाए रखना प्रत्येक मजहब पंथ का अधिकार है। उपासना स्थलों का धार्मिक चरित्र बदलने का काम हिंदुओं ने कभी नहीं किया। मंदिर भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की अभिव्यक्ति है। मंदिरों की अपनी उपयोगिता भी रही है। मंदिरों में चिकित्सा और शिक्षा के लिए चिकित्सालय और पाठशालाएं भी थी। हिंदुओं ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही मतांतरण कराया, मगर मध्यकाल के विदेशी हमलावरों ने पूरी सभ्यता को उखाड़ फेंकने का अभियान चलाया। नोबेल पुरस्कार VL नायपाल ने भारत के लिए इंडिया द वोंडेड सिविलाइजेशन, भारत एक घायल सभ्यता शब्द का प्रयोग ठीक ही किया था। हिंदुओं के उपासना स्थल निराले हैं। मंदिर हिंदू दर्शन की प्रतिमा है। दुनिया के अनेक देशों में हिंदू मंदिर हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम में भारत माता के लिए असीम श्रद्धा व्यक्त की गई है और भारत माता की प्रतिमा को मंदिर में विराजमान बताया गया है। तो तोमारेई प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिर ध्वंस के मामलों में हिंदू पक्ष ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। वे हर एक मामले को लेकर संवैधानिक संस्थाओं के पास जाते हैं। न्यायमूर्तियों ने इस मुद्दे पर ASI आदि संस्थाओं का सहयोग लिया, लेकिन पूजा स्थल अधिनियम ने यह संवैधानिक मार्ग भी बंद कर दिया। ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी और हिंदुओं की भावनाओं को गहराई से समझना चाहिए। मंदिर ध्वस्तीकरण राष्ट्रीय स्वाभिमान को रौंदने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कोई भी सजग राष्ट्र ऐसे राष्ट्रीय अपमान को कैसे भूल सकता है। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है कि देश की सुरक्षा और खुशहाली किसी भी शासन के लिए गौरव का कार्य है, किंतु मुस्लिम इतिहासकारों ने अधिक प्रशंसा उन सुल्तानों गाजियों की लिखी है। उन्होंने अधिक से अधिक मंदिर तोड़े हैं। कई इतिहास लेखक भी मंदिर ध्वंस की घटनाओं का उल्लेख नहीं करते हैं। कथित सेकुलर मध्यकाल की हिंदू उत्पीड़न एवं मंदिर ध्वंस की कार्रवाई को भूल जाने का उपदेश देते हैं। राष्ट्र को यह जानने का अधिकार है कि उस बर्बर कालखंड में भारतीय राष्ट्रभाव के साथ क्या हुआ। आखिर देश को नीचा दिखाने के आपराधिक कृत्य का प्रतिकार क्या हुआ। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष है। इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित साहब। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है और आप देखते हैं कहते हैं कि 3000 से ज्यादा स्थान है ऐसे हैं जहां हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया बीच का कोई रास्ता निकल जाना चाहिए, उस समुदाय के लोगों को बैठना चाहिए, इस समुदाय के लोगों को बैठना चाहिए और अब इस तरह की अशांति आगे ना फैले, इस तरह का कोई रास्ता निकलना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, ये कब जाकर रोकेगा और कैसे रोकेगा, आप क्या उपाय दे सकते हैं? और देखिए आप लोग जो राय देते हैं ना वो मायने रखती है, क्योंकि प्रीलिम्स आपका वो मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग, चाहे निबंध हो चाहे इंटरव्यू, हर जगह आपको अपना सुझाव भी बताना होता है, तो जरूर बताया करिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है आपका। सीटें देख लीजिए, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलती हैं। तो इस तरह के हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर खूब राजनीति भी होती है, ये भी याद रखिएगा। बदला लेने का जरिया बने कानून, ये आप देखिए कुछ से वर्ष पहले सैयद अहमद मखदूम ने अपनी जान देने के पहले 7 मिनट की अपने वीडियो में कहा था, मेरी जिंदगी का मकसद मेरा बेटा है, मैं उससे मिलने के लिए तिल मरता हूं। मैं आधा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मुझे दहेज के झूठे मुकदमे में जेल जाना पड़ा था। अभी आपने देखा है अतुल सुभाष का जो मामला हुआ है ना, इसी कारण काफी फिर चर्चाएं होने लगी, पुरुष आयोग बनाने की भी बातें होने लगी हैं और कहा जा रहा है कि देखिए बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इस तरह के जो कानून मिले हुए हैं उन्हें, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये हम आप नहीं कह रहे हैं, एक कोर्ट कह रहा है, अदालतें कहने लगी है। और आप देखते हैं कि उन पर पत्नी द्वारा दहेज का झूठा आरोप लगाया गया, उन्हें जेल जाना पड़ा, अपने बेटे से दूर होना पड़ा। उन्होंने न्यायालय में लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब समझ आया कि कानून बिल्कुल एक तरफा है तो उम्मीद छोड़ दें। और हमारा समाज क्या है ना, किसी बार आरोप भी लगते हैं तो उसे ऐसा दोषी की तरह ट्रीट करने लगता है, उसके साथ वो करने लगता, भेदभाव है। इस समय देश ऐसी ही एक और आत्महत्या देखकर रो रहा है। पत्नी से प्रताड़ित होकर बेंगलोर में आत्महत्या करने वाले अतुल सुभाष की सुसाइड वीडियो 24 पन्नों के नोट में ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर महिलाओं के संरक्षण के उपाय पुरुषों की जान क्यों ले रहे हैं? न्याय प्रणाली इतनी एक तरफा कैसे हो गई? आदमी जान दे रहा है
और उन कानूनों का धड़ल्ले से मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है जो महिलाओं के संरक्षण के लिए लाए गए, और कैसे महिलाओं ने ही इन कानूनों को उगाही का जरिया बना लिया। यह आप देखें, यह किसी से छिपा नहीं रह सका कि झूठे मुकदमों की सूची अंतहीन रूप से लंबी होती जा रही है। पूरे के पूरे परिवार को दहेज के झूठे केस में फंसा देना, आपसी विवाद में दुष्कर्म का आरोप लगा देना, बॉयफ्रेंड से बैकअप पर शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप लगाना। अभी आपने देखा एक मामला आया ना, 20 साल वो लिव इन रिलेशन में रहे, बाद में उन्होंने जो भी रहा हो अलग हो गए तो उन्होंने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा दिया। लड़ाई हो जाए तो छेड़छाड़ बता देना, बॉस नौकरी से निकाल दे तो सेक्सुअल हैरासमेंट बताना, बच्चे की कस्टडी हथियाने के लिए पिता पर ही पॉक्सो लगाना अब आम बात हो गई है। अनगिनत उदाहरण है जो लोग अपने आसपास देख रहे हैं। विडंबना यह है कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी झूठे मामलों को रद्द नहीं करती है। लंबे ट्रायल के बाद जब भी कभी न्यायालय पुरुष को निर्दोष करार देता है तो महिलाओं को हर्जाना भरने को नहीं कहा जाता है। एक ऐसा न्याय है, ऐसा नहीं कि हर मामला झूठा होता है, लेकिन बहुत सारे मामले इस तरह के दुरुपयोग भी किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक पति के खिलाफ पत्नी द्वारा लगाए गए मुकदमों को रद्द कर दिया। प्रेम विवाह के बाद साल चली इस शादी में पति तलाक की अर्जी लगाता है। इससे पत्नी इतनी आक्रोशित हो जाती है कि न केवल 498 और दहेज का झूठा आरोप लगाती है, बल्कि ससुर पर दुष्कर्म और देवर पर छेड़छाड़ का झूठा मामला भी दर्ज कराती है। परिवार के सभी लोगों को लपेटते हुए 11 धाराएं लगाई जाती हैं। न्यायालय ने इन सबको सिरे से झूठा कहकर केस रद्द कर दिया, लेकिन महिला को 1000 रुपए तक भी हर्जाना भरने को नहीं कहा गया। सोचिए अगर कोई पुरुष ऐसा झूठा मामला बनाता तो उसे कितनी घृणा और सजा मिलती। उस मामले में महिला को कोई सजा नहीं मिली है। और देखिए अगर इस तरह का किसी पर झूठा मामला तो वो मानहानि का केस भी दर्ज कर सकता है। कोई पुरुष अगर झूठा केस है तो वो मानहानि का मामला दर्ज कर सकता है। अब यह बात आम हो गई है कि झूठे केस लगाओ और पैसे उगाओ। यही बात अतुल ने भी अपने अंतिम शब्दों में कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह अपनी ही कमाई अपनी बर्बादी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पहली दफा है किसी पुरुष ने आत्महत्या कर ली और कोहराम मच गया। ना जाने कितने अतुल सुभाष मर चुके हैं, लाखों परिवार तबाह हो चुके हैं, लेकिन समाज दशकों से यह देखते हुए भी चुप रहा, क्योंकि पुरुषों के हित की बात भी महिलाओं के खिलाफ समझी जाती है। फेमिनिज्म और नारीवाद के उस जमाने में कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है। अब अतुल सुभाष की आत्महत्या ने लोगों को प्रश्न पूछने पर मजबूर कर दिया कि उनकी आत्महत्या ने देश में वैसी लॉ जला दी जैसी निर्भया के समय महिलाओं के न्याय और सम्मान के लिए जली थी। लोग कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बहुत आसार नहीं कि झूठे मुकदमों के सिलसिले को थमाने के कोई ठोस जतन होंगे। क्या एक पुरुष की जिंदगी की हमारे देश में कोई कीमत नहीं है? जितना उबाल अतुल सुभाष के केस में को लेकर उतना अगर किसी महिला की मृत्यु पर होता तो संसद में महिला सुरक्षा पर 100 सवाल उठ रहे होते, कानून की कमियों पर चर्चा भी हो रही होती। और देखिए बराबरी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर इस तरह का मामला दर्ज होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसकी सुनवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द फैसला आ जाना चाहिए। अगर वो झूठा है तो कम से कम उस पर कार्रवाई ना भुगतनी पड़े उसे। मुझे पुरुषों के ऊपर होते अन्याय को उजागर करते हुए 1 दशक से अधिक समय हो चुका है और मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि हमारे सिस्टम से, लेकिन मैं आम लोगों से यह कहना चाहती हूं कि वे अतुल की मृत्यु व्यर्थ ना होने दें। हर किसी को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री को संदेश देना चाहिए। अब बदलाव की जरूरत है। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं, बल्कि सिर्फ एक पहल मेरे हिसाब से पहले एक कमेटी बनाने से की जा सकती है। जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी निर्भया कांड के समय बनी थी, वैसे ही अब महिला संरक्षण कानूनों के दुरुपयोग और पुरुषों के ऊपर बढ़ती ज्यादतियों को देखने और समझने के लिए बननी चाहिए। कमेटी पूरे देश से सुझाव मांग सकती है। उसे महिला संरक्षण के कानूनों के दुरुपयोग के आंकड़े गहनता से देखने चाहिए और इसके बाद जरूरी बदलाव के कदम उठाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में 498 के दुरुपयोग को कानूनी आतंकवाद कहा था। 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन कानूनी आतंकवाद अब भी कायम है। इससे पहले और कोई अतुल सुभाष अपनी जान दे, इस आतंकवाद को रोका जाए। अतुल के जान देने के बाद से लगभग 8 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पत्नी या बहू की प्रताड़ना से त्रस्त लोगों ने जान दी है। इन लोगों की मौतों को सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि ये भी देश के नागरिक ही थे। लेखिका, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और एकम न्याय फाउंडेशन की निदेशक हैं। इनका नाम है दीपिका नारायण भारद्वाज। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दीजिए। विचार प्रबंधन। इस दौर में अशांति, अनियंत्रित विचारों का प्रभाव सामान्य हो गया है। हमारा मन बार बार अस्थिर हो जाता है। इस अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण हमारे विचारों की अनियंत्रित धारा ही है और इन विचारों को शांत करने और मन को स्थिर बनाए रखने के लिए कुछ लोग स्वयं को अत्यधिक व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया कई बार प्रभावी होती है, परंतु इसके अपने सकारात्मक नकारात्मक पहलू है। जब मन किसी समस्या, आकांक्षा, दुख में फंसा होता है तो वह बार बार उसी पर विचार करता है। इसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है। यह स्थिति न केवल मानसिक तनाव को बढ़ाती है, बल्कि व्यक्ति की रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।
और आप देखते ऐसे में व्यक्ति स्वयं को व्यस्त रखते हुए अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि आपके विचार ही आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके कर्म बनते हैं और आपके कर्म आपका भविष्य बनाते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और शांत रखें। स्वयं को किसी उपक्रम में व्यस्त रखना सीमित रूप में कारगर उपाय हो सकता है। यह हमें हमारे नकारात्मक विचारों से दूर ले जाता है और हमारे समय और ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाता है। यदि हम केवल काम में डूबे रहते हैं, रहकर अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं, तो यह समस्या का स्थायी रूप से हल नहीं करता है। वस्तुतः विचारों का सामना करना, उनके पीछे के कारणों को समझना भी उतना ही आवश्यक है। अत्यधिक विचारों से बचने के लिए स्वयं को व्यस्त रखना एक व्यवहारिक उपाय है, परंतु यह तभी प्रभावी है जब इसे संतुलित रूप से अपनाया जाए। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। इसे पढ़ा करिएगा, कुछ सीखा करिएगा। सार्थक चर्चा का अभाव। अभी आपने देखा है कि जो संसद की कार्यवाही चल रही है, इसमें आप देखते हैं कि काम की बातें तो नहीं हो रही हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बवाल खूब कट रहा है। संविधान पर लोकसभा में बहस तो हो गई, लेकिन इसमें संदेह है कि इस बहस से जनता को कोई सही दिशा मिली होगी। और संदेह इसलिए है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने संविधान पर चर्चा के बहाने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों की ओर से अतीत के प्रसंगों और विषयों को अधिक रेखांकित किया गया। इसमें इनमें से अनेक प्रसंग और विषय ऐसे थे जिन पर पहले भी किसी न किसी बहाने संसद के भीतर या बाहर चर्चा हो चुकी। यह पहले से दिख रहा था कि विपक्ष संविधान पर चर्चा के बहाने यह बताने की कोशिश करेगा कि संविधान खतरे में है। यह समझाने के लिए विपक्षी नेताओं ने जोर तो खूब लगाया, लेकिन वे स्पष्ट करने में विफल रहे कि आखिर संविधान को खतरा कैसे है। लगता है कि विपक्षी नेता यह समझने को तैयार नहीं कि लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने संविधान के खतरे में होने का जो होवा खड़ा किया था, वह अब असरकारी नहीं रह गया। विपक्ष के रवैये से यही लगा कि उसे यह बुनियादी बात समझने में मुश्किल हो रही है कि जाति जनगणना कराने न कराने से संविधान की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है। यदि जातिगत जनगणना इतनी आवश्यक है तो नेहरू, इंदिरा, राजीव और मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में क्यों नहीं कराई गई? अच्छा होता कांग्रेस नेता पहले इस प्रश्न का जवाब देते और फिर जातिगत जनगणना की आवश्यकता रेखांकित करते। देखिए, जनगणना की बात करें तो 1872 से शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के समय से। 1881 से नियमित व्यवस्थित जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के समय से। हर 10 साल में होती है ना, लेकिन 21 में नहीं हो पाई कोरोना महामारी के कारण। जातियों की, किस जाति की कितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से जातियों की जनगणना की बात हो रही। 1931 में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों को यह भी बताना चाहिए कि संविधान पर बहस करते समय सावरकर का नाम लेना और मनुस्मृति दिखाना क्यों आवश्यक हो गया। अब वो नेहरू पर टारगेट कर रहे हैं। जी भैया, कांग्रेस को यह समझ आ जाए तो बेहतर है कि सावरकर, मनुस्मृति, अडानी का उल्लेख करते रहने से उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस संविधान पर चर्चा करते समय यह भूल गई कि वह यदि मोदी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल का हिसाब मांगेगी तो उसे भी अपने 4 दशकों के कार्यकाल का हिसाब देना होगा। संविधान पर चर्चा के दौरान जैसे विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप की झड़ी लगाई, वैसे ही सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर आरोप की बौछार की। इसकी आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो इसकी थी कि उन कारणों पर चर्चा की जाए जिनके चलते संविधान निर्माताओं के सपने अभी तक पूरे नहीं हो सके और नियम कानून पर संविधान की मूल भावना के अनुरूप पालन नहीं हो पा रहा है। उचित यह होगा कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बहस के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए संविधान को प्रभावी तरीके से लागू करने में सहायक बनने वाले बिंदुओं पर सहमति कायम की जाए और फिर उन पर कोई सार्थक चर्चा की जाए। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री ने जो 11 संकल्प बनाए उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। संविधान का जनक किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर साहब को, संविधान का पिता भी। एक जनता की परेशानी। पंजाब में किसानों की ओर से दिल्ली कूच के तीसरे प्रयास के दौरान भी लगभग 17 किसानों का घायल होना और एक किसान द्वारा आत्महत्या की कोशिश करना चिंता की बात है। किसान नेताओं को एक बार फिर अपनी रणनीति को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों की ओर से जिस तरह की किलेबंदी की गई, उसे देखते हुए किसानों का बॉर्डर पार कर पाना बड़ा मुश्किल है और ऐसी स्थिति में इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए कि इस तरह के प्रयास से क्या हासिल हो रहा है। कुछ किसान नेताओं द्वारा पंजाब में भी 18 दिसंबर को ट्रेनें रोकने की घोषणा कर दी गई है और इससे जनता की परेशानी में वृद्धि होना तय है। किसानों की दिल्ली कूच के बारे में बार बार प्रयास के बाद कारण शंभू में हरियाणा बॉर्डर से लगते क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट की सेवा बार बार बंद करने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आजकल कई आवश्यक काम के लिए मोबाइल इंटरनेट जरूरी हो गया है। अब यदि पंजाब भर में ट्रेनें रोकी जाएंगी तो यात्रियों को तो परेशानी होगी
ही राज्यों की छवि भी इससे प्रभावित होगी। हाईवे एवं रेल ट्रैक पर धरनों से राज्य का नुकसान ही होता है। किसान संगठनों में आम सहमति न होने से भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। कदाचित यही कारण है कि पहले की तरह इस बार आंदोलन का समर्थन नहीं मिल रहा है। कोई भी आंदोलन सफल तभी हो सकता है जब उसे आम जनता का भी सहयोग मिले। मांगे मनवाने के लिए ऐसा तरीका अपनाना ठीक नहीं है और जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। और मेरी यहाँ राय थोड़ी और अजीब है कि भैया, मैं कहता हूं कि सरकार को भी तो ध्यान देना चाहिए और उनकी जो मांगे हैं उन पर बैठकर मुझे लगता है कि एक आम सहमति भी तो बनाई जा सकती है। और आप देखते हैं कि एक लंबे समय तक आंदोलन चला था, इतने किसानों की उसमें कहीं ये मौत हो गई थी। और किसानों की देखिए, कुछ भी कहिए आप लोग, आप भी जानते हैं कि जो मांगे वो कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारी बातें हैं ना जो वो हकीकत में सच्चाई है। हमारे देश में किसानों की हालत बहुत बुरी है। आय तो दुगनी नहीं हुई है, लेकिन उनकी जो लागत है वो दुगनी जरूर हो गई है। एमएसपी के सही दाम नहीं मिल पाते हैं। किस परसेंट किसान है जो सरकारी दाम पर फसल बेच पाते हैं? ये सब ध्यान रखना चाहिए। बदलती जीवन शैली के दुष्प्रभाव। कहते हैं कि जहां त्याग है वास्तव में सुख वही है। वैसे आजकल सुख की परिभाषा में भी कुछ बदलाव आ गया। आज यदि आप डॉक्टर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वकील के पीछे नहीं भाग रहे हैं और पुलिस आपके पीछे नहीं भाग रही है, तो आप दुनिया के सबसे सुखी मानव हैं। आज यह सुख हर किसी के पास नहीं है। उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर गहराई से विचार किया जाए तो पहला यही कि आप स्वस्थ हैं, यानी आपकी दिनचर्या और जीवन शैली बिल्कुल निर्धारित ही है। आप संयमित जीवन जी रहे हैं, आप सक्रिय हैं, आपका भोजन सात्विक है, आप खुश मिजाज हैं, आप सदैव किसी की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी कारक हैं वह इसी में शामिल हैं कि आप डॉक्टर के पीछे नहीं भाग रहे हैं। दूसरा कारक है कि आप वकील के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है कि आप अपनी संपत्तियों को लेकर किसी तरह के विवाद में नहीं है। आप किसी से बेवजह उलझना पसंद नहीं करते हैं। आप वाद विवाद से दूर रहते हैं। कोर्ट कचहरियों से आप कोसों दूर रहते हैं और आप संतोषी जीव हैं। आपके दुश्मन नहीं के बराबर हैं। आपने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ये सभी कारक हैं जिनसे आपको वकीलों से दूर रहना है रखा है। तीसरा कारक, पुलिस आपके पीछे नहीं भाग रही है। इसका सही यही हुआ कि आप अपराधी नहीं है। आपने किसी अपराधी की सहायता भी नहीं की है। ना आप चोरी करते हैं, ना चोरी का सामान खरीदते हैं। आप आपराधिक मनोवृत्ति से काफी दूर हैं। आप जो भी बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए पुलिस आपके पीछे नहीं भागती है। उपरोक्त तीनों कारक हैं जो हमें सुखमय जीवन की ओर ले जाते हैं और हमारे सामने दुविधाओं के चक्र नहीं होते हैं। भले ही जीवन में उलझे हों, पर उन्हीं उलझनों के बीच आप सुलझाने का मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे में आप हर पल सुखमय जीवन की ओर बढ़ते जाते हैं। वैसे देखा जाए तो जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हमने उसे बना दिया है। जीवन तो बहुत ही सरल है। हम ही हैं जो उसे लगातार जटिल बना रहे हैं। अब भला सुबह जल्दी उठने के लिए मना किसने किया? आपको। लेकिन आप ही हैं जो देर से उठकर अपनी जीवनचर्या प्रारंभ करते हैं, परेशानी में पड़ते हैं। प्रकृति ने हमें कई अनमोल उपहार दिए और जिसे अस्वीकार कर हम अपने जीवन को उलझाते रहते हैं। जिस दिन हमने प्रकृति के साथ रहना सीख लिया, उसके साथ कदम मिलाना सीख लिया, बस हमने सुखमय जीवन की ओर पहला कदम रख दिया समझो। अच्छा कॉलम लिखा गया है। यहाँ भी ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं आप लोग। और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। यहाँ भी अच्छा आर्टिकल ये लिखा जाता है, ईंधन की जरूरत पूरी करेगा परमाणु ऊर्जा। तो आप देखेंगे केंद्र सरकार की उपक्रम परमाणु ऊर्जा निगम ने मध्य प्रदेश में 4 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने को मंजूरी दी है। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखते हैं कि जल्द ही ये संयंत्र नीमच, देवास, सिवनी और शिवपुरी में लगेंगे। और सब कुछ सही रहा तो जल्द ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। इन संयंत्रों की शुरू हो जाने पर 1200 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली पैदा होगी। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता पिछले 10 साल में करीब दोगुनी हो चुकी है। 2031 तक इसके 3 गुना होने की उम्मीद है। भारत की जिस तेजी से आबादी और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसके प्रबंधन और सुविधा के लिए शहरीकरण के साथ ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यक है। इसी नजरिए से परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन बढ़ाने की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। विद्युत की कमी पूरी हो और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी ना हो, इसके लिए परमाणु ऊर्जा उपयुक्त मानी जाती है। एक बार यदि कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो जाता है तो लंबे समय तक ऊर्जा की आपूर्ति बनी रहती है। ताप विद्युत परियोजनाओं में कोयला जलाया जाता है। इस कारण बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषित भी होती है, जो अनेक आप देखते हैं और जो अनेक बीमारियों का कारण भी बनती है। ऐसा
ऐसा आप देखते हैं, ऐसा अनुमान है कि दुनिया में एक साल में करीब 15 लाख लोग, 15 से 16 लाख मौतें वायु प्रदूषण से होती हैं, 15 से 16 लाख लगभग। अतः जीवन ईंधन, ये जीवाश्म ईंधन ने से बिजली पैदा करना मानव आबादी को बीमार बनाए रखता है, जबकि परमाणु ऊर्जा से पैदा बिजली कार्बन मुक्त होने के साथ सस्ती भी होती है। भारत में कुल ऊर्जा के उत्पादन में 80% बिजली केवल जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला को ताप विद्युत घरों में जलाने से प्राप्त होती है। हालांकि देश में पनबिजली, और पवन ऊर्जा भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगी है। जीवाश्म ईंधन के एक बड़े विकल्प बनकर सामने आए हैं, लेकिन सौर और पवन ऊर्जा के उत्सर्जन में मौसम की बड़ी भूमिका रहती है। अतः तेज हवाएं नहीं चलने पर पवन ऊर्जा का निर्माण धीमा पड़ जाता है, और इसी तरह बारिश और ठंड के मौसम में सूरज का ताप मंद हो जाने से सौर ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम की उपलब्धता जरूरी है। यह अच्छी बात है कि भारत में थोरियम केरल और बिहार में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम धातु को वायु में गर्म करने पर इससे चिंगारियां फूटती हैं और जो ऊर्जा युक्त होती है, और भारत में भविष्य के ईंधन के रूप में थोरियम को परमाणु ऊर्जा में बदलने की उपायों पर काम तेजी से चल रहा है। देश में फिलहाल 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 23 परमाणु रिएक्टर चालू हैं, और परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने की दृष्टि से लघु परमाणु संयंत्रों के लिए सरकार इस साल बड़े बजट का प्रावधान किया है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में यह नया प्रयोग है। इसके तहत पहली बार निजी कंपनियों को लघु परमाणु संयंत्र समूचे देश में स्थापित करने का अवसर दिया गया है। मॉड्यूलर रिएक्टर के आधुनिकीकरण के लिए शोध भी किया जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में परमाणु ऊर्जा में नई प्रौद्योगिकियों का विकास होगा, और इसका उद्देश्य देश में स्वच्छ एवं वैकल्पिक बिजली को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के तहत छतों पर सौर संयंत्र लगाए जा रहे हैं, और इन पर सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट जारी रहेगी। सभी तक इस योजना के लाभ के लिए 1.28 करोड़ परिवार पंजीयन करा चुके हैं, और 14 लाख आवेदन विचाराधीन है। इस योजना में शामिल लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर उन्नत परमाणु संयंत्र माने जाते हैं, और इनकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट प्रति इकाई है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बिजली उत्पादन क्षमता की तुलना में 1/3 है। ये संयंत्र न्यूनतम कार्बन बिजली का उत्पादन करते हैं, और विकसित भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता एक बड़ी जरूरत है। इसलिए सरकार सिर्फ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, इसलिए सौर और पवन ऊर्जा के साथ साथ परमाणु ऊर्जा पर जोर दे रही है। हालांकि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सुरक्षा के सवाल आड़े आते रहते हैं। सुरक्षा को लेकर सरकार सचेत दिख रही है। इस संबंध में नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं, और इस नीतिगत उपाय के तहत रोजगार, विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी समाधान होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में निकेल, कोबाल्ट, तांबा और लिथियम जैसे धातुओं के उत्पादों के आयात पर शुल्क क्रमशः घटाया जा रहा है। इन उत्पादों का प्रयोग परमाणु और सौर पवन ऊर्जा आदि के उत्सर्जन से जुड़े उपकरणों में भी होता है। आयात सस्ता होने से इनका निर्माण भारत में करने में आसानी होगी। यही नहीं, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और अंतरिक्ष रक्षा क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली 25 धातुओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह खत्म कर दिया। हाल के वर्षों में कुछ देशों को छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सफलता मिली। इसी का अनुसरण भारत कर रहा है। इस साल के आरंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के तापी जिले में काकरापार में 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बने 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित किया था, और ये देश के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ये उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त हैं। इनकी बिजली उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट है। ये संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग आप देखिए 10.4 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन करेंगे। गुजरात में बिजली की आपूर्ति के साथ अन्य प्रांतों को भी बिजली देंगे। ये संयंत्र शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों से भी आप देखते हैं कि निजी कंपनियों से भी निवेश आमंत्रित किया है। यह पहले ऐसे स्रोतों से बिजली बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है जो वायुमंडल में प्रदूषण और तापमान बढ़ाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यह पहली बार है जब परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में सरकार निजी कंपनियों से पूंजी निवेश की मांग कर रही है। फिलहाल भारत में परमाणु ऊर्जा कुल बिजली उत्पादन की तुलना में महज 2% भी नहीं है। यदि यह निवेश बढ़ता है तो भारत को 2030 तक अपनी स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग से हासिल करने में सहायता मिलेगी। भविष्य की जरूरत है स्वच्छ ऊर्जा। भारत में बीते एक दशक में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बड़ी छलांग लगाई है। वर्ष 2014 में जहां देश की कुल परमाणु ऊर्जा क्षमता 4,780 मेगावाट थी, अब वह बढ़कर 8,180 मेगावाट हो गई है। परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ और दीर्घकालिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। जीवाश्म ईंधन के सीमित भंडार और उसके
उनके उपयोग से होने वाले परमाणु प्रदूषण को देखते हुए परमाणु ऊर्जा हमारे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकती है। सरकार ने 2031-32 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा। 2047 तक इसे 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। इस बढ़ोतरी के पीछे कई महत्वपूर्ण पहल रही है। सरकार ने हाल ही में कई नए रिएक्टरों को स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो हमारे ऊर्जा क्षमता को कई गुना बढ़ाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर काम करने से परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और संचालन में कुशलता आई है, और इसके अलावा निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी ने भी इस क्षेत्र को मजबूती दी है। तकनीकी विकास के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और भारत स्मॉल रिएक्टर जैसे स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जो छोटे पैमाने पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी होंगे। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के जल्द ही कार्यरत होने की उम्मीद है, जो हमारी परमाणु तकनीकों में एक बड़ी उपलब्धि होगी। उल्लेखनीय है कि भारत के पास थोरियम के विशाल भंडार हैं, जो दुनिया के कुल थोरियम का लगभग 21% है। यह परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भवानी जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से इन भंडारों का उपयोग करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे न केवल ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि आयातित यूरेनियम पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। परमाणु ऊर्जा का उपभोग केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। कृषि में इनकी मदद से 70 नई फसलों किस्में विकसित की गई हैं, जो उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित हुई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर के इलाज के लिए उन्नत रेडियो आइसोटोप विकसित किए गए हैं। वहीं रक्षा के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके हल्की और सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई है। परमाणु परियोजनाओं को लागू करने में चुनौतियां भी हैं। भूमि अधिग्रहण, वनों की मंजूरी, उपकरणों की खरीद जैसे मुद्दे इनमें बाधा बनते हैं, लेकिन सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सभी संबंधित पक्षों के साथ पर मिलकर काम करने का वादा किया है। सरकार की दूरदर्शिता तकनीकी विकास के बल पर भारत आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा में दुनिया का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। इससे न केवल हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। आप लोगों के क्या विचार हैं भैया, बताइए आप लोग। ये राजनीति की बातें खूब हो रही हैं। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला महाकुंभ, माफ करिए, ये आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ होने वाला है ना, उसी की बात हो रही। प्रधानमंत्री यहाँ 13 दिसंबर को लगभग 55,000 करोड़ रुपए की 167 परियोजना को लोकार्पण कर चुके हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ होगा। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। ये सब पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। पिछले साल 2019 का महाकुंभ लोगों के लिए सुखद अनुभूति प्रदान करने वाला रहा था। कुंभ के मेला कहाँ कहाँ लगते हैं, चलिए आप लोग बताइए, कितनी जगहों पर लगते हैं। वोट बैंक बनने से बचते मुस्लिम, चलिए महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाताओं ने छदम से कुरुलरवादी दलों को दिखाया आईना। आज के समय में देखिए, आर्टिकल में कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलता है, लेकिन हाँ, आपको आज के समय में ये मालूम होना चाहिए कि आपकी परीक्षा के लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।